हाय एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एज, यानी कि वयोभेद। वयोभेद जो है वो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। तो इसके अंदर हम मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो डेवलपमेंट के बेसिस पे है। तो तीन अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पहली है हमारी बाल्यावस्था, दूसरी है मध्यमावस्था और तीसरी है जीर्णावस्था। बाल्यावस्था उन्होंने 16 वर्ष तक की बताई है, और इसके अंदर अपरिपक्व और परिपक्व दोनों बताए हैं। परिपक्व का अर्थ होता है यानी कि पका हुआ, तो अपरिपक्व हो गया जो कि पका हुआ नहीं है। अब इसमें पके हुए ना होने का अर्थ ये है कि उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। मध्यमावस्था जो है वो उन्होंने 16 से 60 वर्ष की बताई है, और वृद्धावस्था यानी जीर्णावस्था इसको 60 वर्ष से ऊपर का बताया है। नेक्स्ट है हमारे सुश्रुताचार्य। आचार्य सुश्रुत ने डाइट के बेसिस पे बताया है। तो डाइट में उन्होंने शीरप, शीरनाद और अन्नाद ये तीन लिए हैं। तो जो शीरप वाले बालक होते हैं यानी कि जो सिरप पीते हैं, तो ऐसे शीर पीने वाले बालक यानी दूध पीने वाले बालक वो एक एक वर्ष तक के होते हैं। उसके बाद में आते हैं क्षीरनाद, यानी कि जो क्षीर भी लेते हैं और अन्न भी लेते हैं, वो 1 से 2 वर्ष के होते हैं। और एक आते हैं जो कि अन्नाद होते हैं। अन्नाद यानी कि जो अन्न लेते हैं, वो 2 साल से ऊपर के बालक होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि उन्होंने एज के अकॉर्डिंग भी बताया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो बाल अवस्था है वो 16 वर्ष की है, मध्यम अवस्था जो है वो 16 से 70 वर्ष की है, और वृद्धावस्था जो है वो 70 से ऊपर की है। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य काश्यप के अनुसार। तो काश्यप आचार्य ने जो है वो उन्होंने कई सारे इसके अंदर दिए हैं, पर उन्होंने उनका जो बेसिस था वो बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग भी था, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है एज के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि बच्चा गर्भ में रहता है, तो हमें पता है गर्भ के अंदर वो 9 महीने रहता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है, सो 0 to 1 मंथ का, 1 ईयर का सॉरी, तो वो होता है हमारा शिरप, यानी कि जो दूध पीते हैं। फिर आते हैं हमारे शीरनाद और अन्नाद। उनको उन्होंने दोनों को कुमार में रखा है। ठीक है। शीरन्नाद वही हो गए जो शीर भी लेते हैं, अन्नाद भी हो गए होते हैं। तो वो उन्होंने वही 2 से 3 वर्ष के रखे हैं, और उससे ऊपर के जितने 16 वर्ष तक है वो अन्नाद होते हैं। फिर बात आती है, ये उन्होंने उसको जो अन्नाद बालक है उसको कुमारावस्था में रखा है, और शीरप वालों को बाल्यावस्था बोला है। अब इन्होंने एक क्लासिफिकेशन और दे दिया बीच में, जो कि है युवावस्था का। अब युवावस्था कितने तक होती है, उनके अनुसार 34 वर्ष तक की है। तो 34 वर्ष तक की उन्होंने युवावस्था बता दी। फिर उन्होंने बताई है मध्यम अवस्था। तो इन्होंने जो एक एक्स्ट्रा दिया ना वो है उनकी युवावस्था। फिर उन्होंने मध्यम अवस्था दे दी 70 वर्ष की। 70 वर्ष की और किसने बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है। और फिर उन्होंने जो वृद्धावस्था बताई है वो है 70 वर्ष से ऊपर की। तो आचार्य चरक ने 60 वर्ष तक का माना है मध्यम अवस्था, और 60 वर्ष से ऊपर की मानी है वृद्धावस्था। बाकी सुश्रुताचार्य ने और आचार्य काश्यप ने दोनों ने 70 वर्ष से ऊपर की मानी है वृद्धावस्था। बस इतना पॉइंट याद रखना है, बाकी 16 वर्ष तक की है। अब हम देखते हैं मॉडर्न। मॉडर्न साइंस का हमें यूजुअली सबको याद रहता है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो डीप के अंदर जा कर के फीटल एज उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत इजी है याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। तो फीटल एज जो है हमें पता है, ओवम जो है वो 0 to 14 डेज का होता है। उसके बाद में आता है हमारे जाइगोट या एम्ब्रियो, जो कि 2 वीक से 8 वीक का रहता है। फिर आते हैं हमारा फीटस। फीटस जो है हम लोग वो 8 वीक से लेकर के 40 वीक्स तक का मानते हैं, यानी कि जब तक डिलीवरी हो जाती है। फिर जो बेबी बॉर्न होता है, यानी कि वो नियोनेटल होता है, तो वो होता है हमारा 0 to 28 डेज का। अब बात आती है कि बेबी जो बॉर्न हो गया है, लेकिन बॉर्न होता किस टाइम पे है, किस टाइम के अकॉर्डिंग हुआ, कितने वीक्स पे वो बॉर्न हुआ। मान लीजिए अगर वो 37 वीक से पहले हो जाता है तो वो हम उसको प्री टर्म कहते हैं, बर्थ के टाइम पे एक्चुअल में। फिर टर्म बेबी कौन सा होता है, जो कि 37 to 41 वीक्स में होता है। और थर्ड आता है जो पोस्ट टर्म बेबी होता है, यानी कि जो एक सेट डेट है उसके बाद बॉर्न हो रहे हैं, तो वो 42 या 42 वीक्स से ऊपर वाले होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नियोनेट, यानी कि जो बच्चे बॉर्न हो गए हैं
उसको भी 2 क्लासिफ़िकेशन में डाला है उन्होंने। पहला तो है अर्ली नियोनेट, दूसरा है लेट नियोनेट। तो जो अर्ली नियोनेट है, वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो 1 वीक का रहता है, ठीक है? 1 वीक यानी कि 0 टू 8 डेज़ का। और जो लेट नियोनेट है वो है हमारा 8 से 28 डेज़ का। तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि 28 डेज़ का नियोनेट होता है। इसमें जो फर्स्ट 1 वीक वाला है वो अर्ली, बाकी पीछे वाला लेट। इसके बाद में आते हैं हमारा इन्फैंट। इन्फैंट जो है वो हम 1 मंथ से 1 ईयर का मानते हैं, क्योंकि 1 मंथ से पहले तो वो नियोनेट है, ठीक है? नियो नियो मतलब बिल्कुल न्यू, उसके बाद वाला हम लोग इन्फैंट मानते हैं। अब इन्फैंट में भी 2 आते हैं, 2 क्लासिफ़िकेशन क्या है? 1 ईयर तक है ना, तो बीच में से डिवाइड कर दिया। 6 महीने पहले उस वो अर्ली इन्फैंट रहेगा और 6 महीने के बाद में हम उसको लेट इन्फैंट बोलेंगे। अब बच्चा और बड़ा होता है, यानी कि उसकी टॉडलर स्टेज होती है। तो टॉडलर स्टेज यानी कि जो उसकी प्ले एज होती है ना, खेलने वाली, तो वो 1 से 3 वर्ष की रहती है, ठीक है? उसके बाद में आता है हमारा प्री स्कूल, यानी कि वो जब छोटे स्कूल में जाता है। तो छोटे स्कूल में जाता है तो वो प्री स्कूल का टाइम उसका 3 टू 6 ईयर्स का रहता है। अब गया वो प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में जाते ही बच्चे छोटे होते हैं। अब प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले गर्ल्स की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 11 इयर्स पे, बॉयज़ की स्टार्ट होती है अराउंड 13 इयर्स पे। तो जो 6 से लेकर के 10 इयर्स तक की गर्ल्स हैं, वो स्कूल एज होती है उनकी। और बॉयज़ की स्कूल एज कौन-सी होगी? 6 टू 12 इयर्स की। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बस 2-2 साल का ही गैप है, तो वो ईज़िली याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना इसके अंदर कि जो प्री एडोलेसेंस है, एक एडोलेसेंस है और एक पोस्ट एडोलेसेंस है। गर्ल्स की एडोलेसेंस शुरू होती है 10 टू 12 पे, ठीक है? तो 10 टू 12 का 2 ईयर का गैप, इसके बाद में एडोलेसेंस आएगा उनका 12 से 14 ईयर का, और पोस्ट एडोलेसेंस आ जाएगा उनका 14 से 16 ईयर्स का। फाइन। बॉयज़ के लिए वही 12 टू 14, 14 टू 16 और 16 टू 18 उनका पोस्ट एडोलेसेंस हो जाएगा। अब ये कुछ टर्म्स हैं कि जो प्री टर्म बेबी होते हैं ना, वो आपने देखा होगा, प्री टर्म बेबी यानी कि जिनको हम प्री मैच्योर बोल देते हैं। तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ना वो लोग प्रोन होते हैं डिजीज़ेस को लेकर के। तो उनको हम लोग स्मॉल फॉर डेट बोलते हैं या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, क्योंकि जेस्टेशनल एज जो है जो होनी चाहिए वो तो एप्रोप्रिएट वाली होती है ना, उससे अगर छोटा रहेगा तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो जो टर्म वाले बेबीज़ होते हैं वो एप्रोप्रिएट फॉर ए डेट होते हैं या एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज होंगे। और जो पोस्ट टर्म बेबीज़ होते हैं, पोस्ट टर्म वाले बेबीज़ हमेशा थोड़े से बल्की रहते हैं, तो वो वाले लार्ज फॉर डेट होते हैं या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होते हैं। फाइन। तो इतना ही आता है इसके अंदर। एक्चुअल में ये 3 नंबर का यूजुअली क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में कभी कुछ नहीं पूछा जाता। फाइन। और इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना, तो इट विल बी क्वाइट ईज़ी फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।